दोस्तों, आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्थल मंडल एवं चट्टान। दोस्तों, इसी टॉपिक को इस वीडियो में हम फुल कवर करेंगे। तो आइए इस विषय की ओर चलते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला है स्थल मंडल। दोस्तों, यह पृथ्वी की कठोर भूपट्टी की सबसे ऊपरी सतह है। यह पृथ्वी की कठोर भूपट्टी की क्या है? सबसे ऊपरी सतह है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करें तो महाद्वीपों और महासागरों में भिन्न भिन्न होती है। इसकी मोटाई महाद्वीप और महासागरों में अलग अलग होती है। 35 से 50 किलोमीटर मोटाई महाद्वीपों में तथा 61 से 12 किलोमीटर समुद्र तल में होती है। तो 35 से 50 किलोमीटर कहाँ होती है? महाद्वीपों में, तथा 61 से 12 किलोमीटर होता है समुद्र तल में। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। आखिर ये चट्टान है क्या? तो पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले पदार्थ, ठीक है, वैसे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह का निर्माण करते हैं उसे हम चट्टाने या सैल कहलाते हैं। उसे उसे क्या कहते हैं? हम चट्टान या सैल कहते हैं। बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है बनावट की प्रक्रिया से? ठीक है, बनावट के दृष्टिकोण से तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। अगर हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये चट्टान सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये आग्नेय जो चट्टान है ये सबसे ज़्यादा मिलता है, लगभग 95% ये मिलता है। इनका निर्माण, ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्धार के समय निकलने वाला लावा मैग्मा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जम जाने से होता है। तो दोस्तों, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्धार के समय निकलने वाला लावा मैग्मा के पृथ्वी के अंदर या बाहर ठंडा होकर जम जाने से होता है। आगे बात करें तो ये प्राथमिक मौलिक चट्टानें कहलाती है। आग्नेय चट्टान क्या कहलाती है? प्राथमिक मौलिक चट्टानें। क्योंकि बाकी सभी चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है। क्योंकि बाकी सभी जितने भी चट्टान हैं उनका निर्माण किससे होता है? आग्नेय चट्टान से ही होता है। आगे बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये जो है आग्नेय चट्टान ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रेनाइट। क्या है? पहला क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है, दूसरा है बेसाल्ट। ठीक है, और तीसरा है ज्वालामुखी। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ज्वालामुखी। इन चट्टानों के निर्माण से मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है, जिसके ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है क्योंकि अंदर का तापमान अधिक होता है और बनने वाले क्रिस्टल काफ़ी बड़े होते हैं। तो ग्रेनाइट की अगर बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानों के निर्माण से, ठीक है, मैग्मा धरातल के ऊपर ना पहुंचकर अंदर ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिसका ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है क्योंकि अंदर का तापमान अधिक होता है और बनने वाले क्रिस्टल काफ़ी बड़े होते हैं। आगे हम बात करते हैं बेसाल्ट की। तो ये समुद्री सतह पर पाए जाते हैं। बेसाल्ट कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री सतह पर पाए जाते हैं। अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा के बाहर आकर जमने से चट्टानें बनती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा से बाहर आने से चट्टानें बनती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें तो अवसादी चट्टान के बारे में। तो ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़े जीव अवशेषों तथा खनिज के परतदार एवं संगठित जमाव से निर्मित होती है। अवसादी चट्टान जो है ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़े, जीवों के अवशेष तथा खनिज के परतदार एवं संगठित जमाव से निर्मित होती है। ठीक है, ये भूपृष्ठ का केवल 5% होती है, परंतु भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली है। ये भूपृष्ठ का केवल 5% होती है, लेकिन ये भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली होती है अवसादी चट्टान। इन्हें परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला, एंथ्रेसाइट के अलावा बालूका पत्थर आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। आगे बात करें तो अवसादी एवं आग्नेय चट्टानों में ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। इससे जो चट्टानें बनती है
वे रूपांतरित या परिवर्तित चट्टानें कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान के बारे में। तो रूपांतरित चट्टान के बारे में अगर जाने तो ये मूल चट्टान और यह है रूपांतरण। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण है नाइस, ठीक है, ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या है, नाइस है। बेसाल्ट का रूपांतरण क्या है, एम्फीबोलाइट, क्या है, एम्फीबोलाइट। ग्रेनाइट का रूपांतरण नाइस, बेसाल्ट का रूपांतरण एम्फीबोलाइट। बालू पत्थर का जो है, बालू पत्थर का रूपांतरण है क्वार्टजाइट, क्या है, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का रूपांतरण है संगमरमर। सेल का रूपांतरण है सिलेट। और कोयला का रूपांतरण है ग्रेफाइट या हीरा। और शिस्ट का रूपांतरण है फाइलाइट। तो ग्रेनाइट का नाइस, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट, बालू पत्थर का क्वार्टजाइट, चूना पत्थर का संगमरमर, सेल का स्लेट, कोयला का ग्रेफाइट या हीरा, शिस्ट का फाइलाइट। तो ये थे रूपांतरित चट्टान। आगे हम बात करेंगे पर्वतों के बारे में। पर्वत की बात करें तो पर्वत उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन, ब्लॉक, अवशिष्ट, संचित और वलित पर्वत। ठीक है, तो पर्वत उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक, अवशिष्ट, संचित और वलित पर्वत। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक पर्वत के बारे में। अगर हम ब्लॉक पर्वत के बारे में अगर जाने तो जब चट्टानों में स्थित भ्रस या छिद्र के कारण मध्य भाग धंस जाता है। तो दोस्तों एक मिनट, जब चट्टानों में स्थित भ्रस या छिद्र के कारण मध्य भाग धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दोस्तों जब चट्टान में स्थित भ्रस या छिद्र होने के कारण मध्य भाग जो है क्या हो जाता है, धंस जाता है और अगल बगल के भाग जो है ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीच में धंसे भाग को क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। आगे जैसे वाजजेस, अगर बात करें जैसे वाजजेस जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है। उदाहरण के तौर पर वाजजेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज है। अब पढ़ेंगे हम अवशिष्ट पर्वत के बारे में। तो ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ये पर्वत जो है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, सतपुड़ा पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत, सीरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। तो दोस्तों जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, सतपुड़ा पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सीरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। आगे बात करेंगे हम संचित पर्वत की। तो अगर हम संचित पर्वत के बारे में बात करें तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाली पर्वत संचित पर्वत कहलाती है। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत जो है क्या कहलाता है, संचित पर्वत कहलाता है। जैसे रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। तो रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप किस श्रेणी में आते हैं, तो संचित पर्वत के श्रेणी में आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम वलित पर्वत के बारे में। दोस्तों अगर हम वलित पर्वत के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती है। जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। ये सारे जो है हिमालय, अल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सब वलित पर्वत है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। दोस्तों भारत का जो अरावली पर्वत है वो विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई कितने है, 1772 मीटर है। 1772 मीटर जो है ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और इसकी सबसे छोटी वलित पर हमारे जो है इसकी सबसे छोटी जो है ये माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। और भारत की कौन से ऐसे पर्वत है, भारत का कौन सा ऐसा पर्वत है जो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वतों में गिना जाता है, तो अरावली पर्वत। अब जानेंगे हम पठार के बारे में। तो दोस्तों धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो तथा शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट हो तो उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा हो तथा शीर्ष भाग चौड़ा एवं सपाट हो तो उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। आगे हम जानेंगे सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है।
सामान्यतः पठार की ऊंचाई कितनी होती है? 300 से 500 फीट होती है। सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो पठार है वो क्या है? तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई है 16,000 फीट। ठीक है, तो बोलिविया का पठार ये 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7800 फीट। आगे हम बात करें तो पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार क्या है? यह है पर्वतमालाओं के बीच का पठार को हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल एवं मैदान के बीच उठे समतल भाग को पर्वत पदीय पठार कहते हैं। आगे महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकालिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार। तो महाद्वीपीय पठार के बारे में बात करें तो जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं तो तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार। आगे बात करें तटीय पठार के बारे में तो समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को हम तटीय पठार कहते हैं। गुबंदाकार पठार के बारे में अगर जाने तो दोस्तों अगर हम गुबंदाकार पठार के बारे में अगर हम जाने, एक मिनट, अगर हम गुबंदाकार पठार के बारे में जाने तो चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुबंद, ठीक है, जो भारत में है। अब हम जानेंगे मैदान के बारे में। तो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अगर हम बात करें आगे नदी, दोस्तों नदी, हिमानी पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से मैदान का निर्माण होता है जो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? लोएस मैदान। कास्ट मैदान के बारे में बात करें तो चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। संप्राय मैदान के बारे में बात करें तो समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के कारण हुआ है उसे संप्रदाय मैदान कहते हैं। ग्लेशियर मैदान के बारे में जाने तो हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के कारण इनका